नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो फिर से आज नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। ये जो टॉपिक है हर एग्जाम में, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे उसके लिए ये जो टॉपिक है भारत और उसका भौतिक भूगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न बनते ही हैं, या चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आपके लिए एक बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। प्रश्न कौन कौन से बनेंगे ये भी चीज़ आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन। इसका जो चीज़ है उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो देखिए, हिमालय की गोद में स्थित गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया और महाद्वीप में स्थित हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। इसमें कह सकते हैं भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान नाम से जो प्रसिद्ध भारत की जो भूमि है वह विश्व भूमंडल में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 75 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। अब तो ये सारे चीज़ तो हम लोग जानते ही, बहुत पहले से इसके बारे में हम लोग को पता है। अब यहाँ पे आता है कि जो भारत है इसका नामकरण किस तरह हुआ है। भारत का नामकरण किस तरह हुआ है, तो भारत का नामकरण के बारे में करेंगे। जो भारतवर्ष है इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगर इसका हम लोग विखंडन करेंगे, पर्यायवाची शब्द निकालेंगे तो इससे बहुत सारा आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड, बहुत सारे हिंदुस्तान, इंडिया, इस सब के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भारतवर्ष है, पहले देखेंगे जम्बूद्वीप के दक्षिणी भाग होने के कारण यहाँ पे क्या क्या है, वर्यावर्त, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और भारत। समझ गए आ गया। यहाँ पे जो भारत का नाम दिया गया है ऋग वैदिक काल के प्रमुख, जैसे जन भरत के नाम पर भारत का नाम दिया गया है। ऋग वैदिक काल में जन भारत के नाम पर ऋग वैदिक काल में भारत का संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे जो ब्रह्मावर्त है ये जम्बूद्वीप के दक्षिणी भाग होने के कारण इसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है, ओके। आगे देखेंगे, दुष्यंत और शकुंतलम के पुत्र भरत के नाम पर वायु पुराण में इसका पढ़ा है। भारत का जो नाम है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम पढ़ा है। कौन से पुराण में, तो वायु पुराण में। यूनानियों द्वारा इसका नाम इंडिया रखा गया। यूनानियों के द्वारा इसका नाम इंडिया रखा गया है। आर्य का निवास स्थान होने के कारण आर्यावर्त इसे कहा जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम लोग थोड़ा सा प्रश्न की ओर रुख डालते हैं। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की थी। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे, अभी इसमें जो आप लोग ग्राफ देखे हैं कि जो हिंदुस्तान की संज्ञा है ये सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा प्रदान की गई। किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था, तो जम्बूद्वीप के नाम से लोकप्रिय था। किस नाम से, तो जम्बूद्वीप के नाम से लोकप्रिय था बौद्ध काल में भारतवर्ष, ओके। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी, तो वास्को डी गामा जो थे ये सर्वप्रथम भारत की खोज किए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे साथियों, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, ठीक है। आगे बात करेंगे, जो इंडिया है इस शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में सबसे पहले लिया गया था, तो ग्रीक। कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा। ग्रीक किसकी भाषा है, तो यूनानियों की भाषा है। किसकी भाषा है, तो यूनानियों की भाषा ग्रीक वर्ड है, जिसमें से इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है, या ग्रीक भाषा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे समझ में। आगे देखेंगे हम लोग आकार और भौगोलिक अवस्थिति। ये जो आकार और भौगोलिक स्थिति है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में जो भी होंगे वो इसमें आते रहते हैं प्रश्न। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली कराएंगे प्रैक्टिस सेट। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और अपनी जो तैयारी है आपकी वह बेहतर से बेहतर हो जाएगी। देखेंगे अगला जो रुख डालेंगे कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है।
भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देख सकते हैं यहाँ पे इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए और देखिए, मिलाइए कि जो भारतीय भूभाग है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। ओके, आगे देखेंगे जो पॉइंट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र भौगोलिक जो क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत है, तो 2.4% हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 2.4% हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है, तो चतुष्कोणीय है। भारत की जो भू आकृति है यह किस प्रकार की है, तो चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कितना है, तो 3,214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3,214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की बात करेंगे ये 2,933 किलोमीटर है। तो दोनों बहुत मुख्य है, इसे ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो हम लोग का पॉइंट है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7,516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग ध्यान से देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, वो थोड़ा सा देखिए दोस्तों। हाँ, ठीक है। आगे देखें, जो अगला हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कि थोड़ा सा कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 7वां हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5%। यह मुख्य है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। आगे देखिए, आगे जो अगला जो हम लोग का टॉपिक है कि भारत वर्ष में गांवों की संख्या कितनी है। गांवों की संख्या कितनी है, तो 6.40 लाख से अधिक। 6.40 लाख से अधिक भारत में गांवों की संख्या हो जाएगी। भारत की जो अक्षांशीय रेखा विस्तार जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। ओके, और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आते रहते हैं। मानक समय की बात करेंगे साथी को, तो देखेंगे इसका जो है मानक समय की भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है, तो 82.5 डिग्री। कितना, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का जो पूर्वी देशांतर रेखा के मानक समय माना जाता है। अब अगला जो यहीं पे टॉपिक बन गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। सुंदर सा प्रश्न है। तो प्रयागराज से होकर नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर जो है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत का, वह प्रयागराज से होकर नैनी से होकर गुजरती है। तो ध्यान में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला चीज देख सकते हैं 82.30 से ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। बीच में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से हो जाएगा और आंध्र प्रदेश होगा। यहीं से उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद प्रयागराज यहीं से होकर गुजरती है। समझ में आ गया। तो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों का नाम आपकी जबान पर होना चाहिए। आगे देखेंगे, प्रश्नों की ओर रुख करेंगे हम लोग। देखिए अगला जो हम लोग का प्रश्न होगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर है ये कितने आगे है, कितने आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितने घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
अब भारतीय मानक समय की जो याम्यता रेखा होती है ये कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 याद रखिएगा, जो अभी जस्ट आप लोगों को मैप में बताए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। 5 को जरूर याद करिएगा। जो याम्यता रेखा है भारत का, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा के उत्तर में जो है 23.5 डिग्री, यहाँ पे जो 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसको कर्क रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा है भारत के। देख सकते हैं आप लोग, इस वाला मैप में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे बताया गया है इस तरह से, यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन जा रहा है ये कर्क रेखा है। गुजरात यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखेंगे, जो कर्क रेखा है भारत के किस पड़ोसी देशों होकर गुजरती है? तो पड़ोसी देश जो हो जाएगा हम लोग का, वह हो जाएगा बांग्लादेश। कर्क रेखा जो है भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो वह बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ओके, ठीक है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्यों से एक दूसरे के आपस में काटती है? मानक समय रेखा हो गया और जो कर्क रेखा हो गया, ये एक राज्य, मतलब कोई एक राज्य है जो एक दूसरे पर काटती है, वह हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा जो है राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कर्क रेखा है राजस्थान के 2 जिलों से वो गुजरती है। इस तरह के प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा के जो निकटतम भारतीय नगर हैं यहाँ पे दिया गया है कोलकाता, आइजोल, अगरतला और उज्जैन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत मेन है। इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, कोलकाता, आइजोल और अगरतला, उज्जैन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। आप लोग देख लिए होंगे। आगे देखिए जो दोस्तों अगला हम लोग का जो टॉपिक है देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है गांधीनगर, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची और रायपुर। ये कर्क रेखा वाला है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट इसको अच्छे तरीका से ले सकते हैं, कहीं भी रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं। भारत के अगर दूरस्थ बिंदु की बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और भारत की जो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है ये केप कैमरून हो जाएगा, जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु केप कैमरून, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले का नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का पहले का क्या नाम है? पिगमेलियन पॉइंट। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का वह कौन सा राज्य स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है? तो उस जगह का नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत का वह कौन सा स्थान है साथियों जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों जो ये खाड़ी है ये एक जगह मिलती है। कहाँ पे? कन्याकुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। सुदूरस्थ भारत का जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल हो जाएगा। इंदिरा कौल कहाँ पे? लद्दाख में हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल, लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो कीबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? तो कीबुथु, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गौर माता या गुहारमती कहा जाता है, जो गुजरात में है। सबसे पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु कीबुथु, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे गौर माता, गुहार मोती, ठीक है। उत्तरी बिंदु जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा कौल हो जाएगा, जो लद्दाख में हो जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में। ओके, आगे देखेंगे हम लोग
पड़ोसी देश की बात करेंगे। देखिए जो पड़ोसी देश है, भारत की जो स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी है, स्थलीय जो सीमा है हम लोग का, ये कितने देशों के साथ लगी है, मिली है, तो 7 देश है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती है। देश की जो सीमाएं प्राकृतिक भी होती है और जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो दोनों होती है। भारत की जो स्थानीय सीमा है यह उत्तर से पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर में चीन और नेपाल, और उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार के साथ लगी हुई है। जो भारत की स्थलीय सीमा है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, सही बात है। उत्तर में चीन और नेपाल दोनों याद कीजिएगा। उत्तर पूर्व में की बात करेंगे तो भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार दोनों सटा हुआ है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वितीय राष्ट्र हो जाएंगे, ये श्रीलंका और मालदीव। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र हो जाएंगे, श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप जो द्वीप है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो कितने देशों को शामिल किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 देशों को, 6 देशों को, माफ कीजिएगा 6 देशों को, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया, देख लीजिए बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से अगर कम कर देते हैं तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में इसको हम समझा देंगे आप लोगों को। वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा बोरियत लगने लगता है, छोटा छोटा ही हम लोग टॉपिक लेकर पढ़ेंगे, और छोटा छोटा ही पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नावली के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर करते रहिएगा।